हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे, जिसमें हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रहा था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बच्चों हमने आपका 5 से 6 पॉइंट देख लिए थे। और लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो था बच्चों बैक बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था। मतलब जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, तो मेटल से लिगेंड से तो इलेक्ट्रॉन मेटल में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ले हम, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बेस्ट है समझने के लिए इसके लिए। तो उसमें 6 लिगेंड आते हैं। 6 लिगेंड मतलब टोटल आपके पास सेंट्रल एटम मेटल है आपका, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो किसी भी मेटल के पास अगर 12 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो उस बढ़ी हुई डेंसिटी से क्या होगा? जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा। और स्टेबिलिटी रखने के लिए, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो क्या करेगा? अपने चार्ज को घटाएगा। तो उस चार्ज को कैसे घटाएगा? तो वो होता है मतलब वो जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मीन्स मेटल अपने जो नॉन बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या करेगा कि जो लिगेंड के पी पाई या डी पाई के जो इलेक्ट्रॉन है, जो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, सो एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिट हैं, उसमें क्या करेगा? उससे पाई बॉन्ड बना लेगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बनाएगा, जिसमें कि वो मेटल से लिगेंड को क्या करेगा? लोन पेयर देगा। और लोन पेयर देके कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों आपके पास? तो आपके पास बनता है पाई बॉन्ड बनता है। और जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है? तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेटल से लिगेंड में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट तो सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड भी बनता है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने दो तरह की इसमें बैक बॉन्डिंग पढ़ी थी, डी पाई पी पाई और पी पाई डी पाई, सॉरी डी पाई पी पाई और डी पाई इस तरह की। जैसे कि मेटल में तो आपका डी पाई होगा इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड में पी पाई भी हो सकता है और डी पाई भी हो सकता है। तो इस तरह के हमने बॉन्डिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ा था, साथ में एग्जाम्पल लेते हुए भी पढ़ा था उसमें। नेक्स्ट क्लास, सॉरी आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चों कि जो आपका इनर ऑर्बिटल स्पिन होता है और आउटर ऑर्बिटल स्पिन होता है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरह से उसमें बॉन्डिंग होती है उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले समझिएगा, जैसे आपके पास कोई मेटल है उसमें जो इनर 3D ऑर्बिट है, वो अगर आपका केस क्या करता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो जो इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा होगा? आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बच्चों समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझाएंगे इसको और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। जैसे कि कोई भी कंपाउंड है जिसमें आप ले लीजिए, जैसे आप एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कोबाल्ट लेते हैं बच्चों। कोबाल्ट लिया तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? तो कोबाल्ट का होता है बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज के बाद आयरन आएगा, मैग्नीज 25, आयरन 26 और कोबाल्ट आता है आपका 27 आता है। तो बच्चों 27 आता है और कोबाल्ट जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन सी करता है? +3 करेगा। तो +3 करेगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा? अगर वो +2 करता है या +3 करता है तो क्या होगा? इसमें से 20 कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो कोबाल्ट 27 करेगा। इसमें +3 करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों? इसमें 24 बचेंगे। और 24 बचेंगे तो जैसे इसके पास लिगेंड आते हैं बच्चों, एक बार इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ, उसकी थ्योरी से आपको और अच्छा समझ में आएगा। और साथ में मैं इसको एग्जांपल रखूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है बच्चों, समझिएगा। तो इसमें कब देखेंगे बच्चों? ये तो अपने हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे। और ये आपका है पॉइंट नंबर 6, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। लिखिएगा बच्चों, ड्यूरिंग hybridization during hybridization, if inner orbital, if बच्चों ये जो आपका इनर ऑर्बिट होता है, इफ इनर मीन्स के आपका जो आउटर मोस्ट शेल में जो ns इलेक्ट्रॉन है उसमें अपन क्या कहते हैं? उससे पहले n-1 d ऑर्बिट, जो आपका n-1 d, जैसे कि आपके पास 4s है, 4s से पहला कौन सा आएगा? आपका 3d आएगा। 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका कौन सा होगा? इनर ऑर्बिटल होगा। कौन सा होगा? इनर ऑर्बिट। और अगर इसमें जो डी ऑर्बिट है वो 4d यूज होता है हाइब्रिडेशन में,
तो आपका ये कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिट होगा। बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा, एक बार मैं इसका एग्जांपल रखूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा किस तरह से इसमें हो रहा है। तो इसको थोड़ा वेट कीजिए और लिख लीजिए इसको एक बार, क्योंकि मैं एग्जांपल के बाद इसको लिखना चाहूंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो एक बार लिख लीजिए आप इसको। inner n-1 d orbital, n-1 d orbital are used are used are used are used the complex is termed the complex is termed the complex is termed inner orbital complex। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, inner orbital complex, inner orbital complex। और साथ ही अपन इसमें कह सकते हैं बच्चों कि इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, दूसरा नाम होता है इसका बच्चों स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरा इसका नाम एक और है बच्चों, जिसमें कहते हैं हम उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिट के ही दो नाम निकल के आए बच्चों, स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नोट कर लीजिए बच्चों। और नेक्स्ट लिखिए इसमें, व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल, हाइब्रिडेशन में जब आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा, व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल दैट इज एनडी, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों कि जो 3D सीरीज है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 3D और 4s। मतलब 3D में यहाँ पे 5 लिखे तो वो क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4s2। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स, अब इसमें इसके बाद कौन सा ऑर्बिट आएगा आपका, तो 4p और 4d। अगर आपका हाइब्रिडेशन में ये तीनों यूज होते हैं तो ये तो होता है आपका इनर, और अगर ये तीनों यूज होते हैं बाद वाले तो ये हो जाएगा आपका आउटर। क्या हो जाएगा बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये होता है बच्चों आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस तरह से अपन इसको क्या मतलब अलग अलग करते हैं, ये तीनों आएंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये तीनों जाएंगे तो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। तो नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से। हाइब्रिडेशन में बच्चों अगर इनर ऑर्बिटल यूज होते हैं तो D2sp3 होगा, और आउटर ऑर्बिटल यूज होते हैं तो वो होगा बच्चों आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन। दो तरह के अलग अलग अपन हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो लिखिए इसमें दैट इज nd orbital are involved in hybridation, involved in hybridization, the complex is called outer orbital complex, spin 3 complex, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो बच्चों से समझिएगा, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन इफ इनर ऑर्बिटल मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। n-1 d ऑर्बिटल, n-1 जो पहले वाले 3D के ऑर्बिटल अगर यूज होते हैं, आर यूज्ड, द कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
तो ये होता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या फिर आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इस तीन तरह के इसके नाम होंगे। और जब बच्चों आपका व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल दैट इज एनडी, जो आपका 4D अगर यूज होगा, ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आउटर, जो क्या हो जाएगा बच्चों, द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा बच्चा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन 3 कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, स्पिन पेयर्ड, और ये स्पिन 3, ये लो स्पिन और ये हाई स्पिन। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जिसमें आपका एक तो इनर डी ऑर्बिटल और दूसरा आपका आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से बच्चों, दोनों ही। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और इसके डायग्राम है, उसको बना के समझा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको देके, मतलब जो इसका डायग्राम है वो समझाता हूँ, तो इजी वे में आपको बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी जैसे मैंने डायग्राम बनाया था वैसे ही हम बनाएंगे। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या फिर उसमें जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हाइब्रिडेशन होता है वो किस तरह से होता है समझिएगा। दो तरह की पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है वो हम देखते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले अपना 3D आएगा, 3D में 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल तो सबको पता है। उसके बाद अपन लिखेंगे इसमें 4s, 4s के बाद मतलब थर्ड एनर्जी जो लेवल होता है उसमें आपको पता है कि डी से ऊपर कोई ऑर्बिटल नहीं हो रहा। उसके बाद 4s में 4a आता है आपका, तो 4s हो जाएगा ये। और साथ ही यहाँ पे लिखेंगे आप बच्चों 4p, 4p लिखेंगे 1 2 3 और इसमें थोड़ा छोटा बना दीजिए तो डी बन जाएगा आपका। और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, डी आता है बच्चों 1 2 3 3 4 और 5। तो बच्चों इसको समझिएगा, जैसे अपने पास अगर 3D और 4s की हम बात करें तो 3D में अगर आपका जो ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडेशन में वो कौन से होंगे, यहाँ से आपका डी वाला, ये डी और आपका ये पी, यहाँ तक आपका यूज होता है। 4s और 4p ये यूज होते हैं आपके। तो ये होगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि जैसे मेरे पास यहाँ पे 3D वापस इसी तरह से पहले जैसे लिखा था मैंने, तो 1 2 3 4 और ये 5 आप लिख दीजिए इसको 5। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4s और इसी तरह से यहाँ पे आपका 4p 1 2 3 1 4 हो जाएगा, 4p हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आता है 4d आता है, तो 4d में 5 होंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे सबसे पहले 3d आ गया, 4s 4p और ये 4d। अगर हाइब्रिडेशन में बच्चों क्या होगा कि 4s के बाद से यहाँ पे आपकी पेयरिंग नहीं होगी और इस तरह से ये जो हाइब्रिडेशन होगा उसमें पार्टिसिपेट आपके बाहर के डी ऑर्बिट, मतलब 4D के जी जो डी ऑर्बिट हैं वो अगर यूज होते हैं तो इसे हम कहेंगे बच्चों आउटर डी ऑर्बिटल। क्या कहेंगे बच्चों, आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिखिए, यहाँ पे डी नहीं लिखे चलेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बच्चों समझ गए होंगे आपको, डी कक्षक ये वाले यूज होते हैं तो अपने क्या होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें जो बनता है आपका क्या बनेगा D2sp3 और यहाँ पे जो आपका हाइब्रिडेशन बनेगा वो होगा आपका sp3d2। इस तरह से इसमें D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। नोट कर लीजिए बच्चों। और इसके आगे जो आपका लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का वो हम लिखेंगे, अच्छा पॉइंट है बच्चों वो भी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। 7 पॉइंट डालिए। अब 7 पॉइंट क्या होता है समझिएगा उसको। सेवन पॉइंट है बच्चों,
if these are if there are unpaired electron, if there are unpaired electron present in the complex will be paramagnetic in nature. If there are no unpaired electron, the complex will be diamagnetic. बच्चों समझिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. if there are unpaired electron, if there are unpaired electron, the complex, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताया हुआ है आपके जो कॉम्प्लेक्सेस की होती है उसके बारे में. द कॉम्प्लेक्स विल बी और आगे जाके बच्चों यही पॉइंट आपका वीबीटी की लिमिट में गिना जाएगा. क्यों गिना जाएगा उसके बारे में भी देखेंगे. विल बी पैरामैग्नेटिक and if there are no unpaired electron, the complex will be diamagnetic. The complex will be diamagnetic. बच्चों समझिएगा, if there are unpaired electron, the complex will be paramagnetic. मतलब किसी कॉम्प्लेक्स में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा. बच्चों समझिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है. पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी जो लिखी जाएगी वो इंपॉर्टेंट है और साथ ही डायमैग्नेटिक भी इंपॉर्टेंट रहेगी. तो इसको समझिएगा. तो इफ देयर आर अनपेड इलेक्ट्रॉन, द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक, और इफ देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, द कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक. तो बच्चों समझिएगा, अगर किसी कंपाउंड में अगर वो कंपाउंड बनाता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसमें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जैसे यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आगे से हो गया, इस तरह से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो क्या होगा बच्चों कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. और अगर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. बच्चों अभी आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है. अभी जैसे ही मैं इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसमें हम ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे. उनके जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके हाइब्रिडेशन के बारे में हम अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. उसमें आपको ये जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि बस इफ देयर आर किसी भी कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा. और नो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा. ये दोनों डेफिनेशन आप एक बार नोट कर लीजिए. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए इन दोनों को समझाएंगे, साथ ही ऑक्टाहेड्रल और जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो अपना उसमें सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स रहेगा बच्चों वो है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इस यूनिट का लास्ट रहेगा, ये ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हमको स्टडी करनी है. ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों किस तरह से बनते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है. इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, किस तरह का ये हाइब्रिडेशन शो करते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है. तो शुरू करते हैं. इसमें जो फर्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल पढ़ना हमको. जिसमें सबसे पहले हमारे पास चलेगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चों समझिएगा. तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चों उसमें एक तो आपका होता है मेटल सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इससे नंबर ऑफ जो लिगेंड जो जुड़ते बच्चों वो कितने जुड़ते हैं, तो 6 लिगेंड इससे जुड़ते हैं. 6 लिगेंड जुड़ेंगे. 6 लिगेंड जुड़ेंगे बच्चों, जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस तरह से होगी समझिएगा. जैसे
इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं भी इससे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बच्चों में, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो अपन 3D में यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बट मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। इस तरह से इसकी कुछ ज्योमेट्री होती है, मतलब कि चार तो ये इसके डी के बीच बीच में जो ऑर्बिटल होते हैं वो, और एक मतलब दूसरे जो मतलब एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी उसमें जो डी ऑर्बिट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से? एक तो ईजी और दूसरे होते हैं टी2जी। कौन से होते हैं? टी2जी। तो ईजी में कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दोनों किसमें होते हैं? आपके ईजी में होते हैं। टी2जी में कौन से होते हैं? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्या होते हैं बच्चों? डी जेड एक्स होते हैं। ये तीन कक्षक किस में होते हैं? आपके टी2जी में होते हैं। और दूसरी बात करें बच्चों तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स किस तरह का हाइब्रिडेशन शो करेगा, तो किस तरह का हाइब्रिडेशन शो करेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के हाइब्रिडेशन शो करेंगे और आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहला जो हाइब्रिडेशन है उसमें होगा D2sp3, D2sp3, और दूसरा होता है बच्चों sp3d2। ये होता है आपका इनर ऑर्बिटल से, इनर ऑर्बिटल से बनता है, इनर ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से। और ये होता है बच्चों आपके आउटर, आउटर ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से ये बनता है। कौन सा? आपका sp3d2, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। इससे क्या बनता है? आपका sp3d2। दो तरह के हाइब्रिडेशन आपका शो करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये आप लिख भी सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल दो तरह के हाइब्रिडेशन शो करता है, D2sp3 और sp3d2। और इसमें भी दो मतलब जो कक्षक होते हैं डी वाले वो कौन से होते हैं? ईजी और टी2जी में डिवाइडेड होते हैं। बच्चों ईजी और टी2जी का क्या चक्कर है वो समझिएगा। ईजी और टी2जी मैंने आपको थोड़ी मतलब इससे पहले जो क्लासेस दी थी उसमें बताया था बच्चों कि जो डी ब्लॉक होते हैं उनमें कक्षकों का विपाटन होता है। तो विपाटन होता है तो ईजी कक्षक क्या होता है और टी2जी कक्षक क्या होते हैं? तो विपाटन होने से इनके ये वाले जो कक्षक है उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये आप क्रिस्टल फिल्म थ्योरी में और अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी मतलब इसमें इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो की है, बट इतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया और एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया है जितना कि क्रिस्टल फिल्म थ्योरी आपको बताती है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो बच्चों ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको एक बार आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसमें किस तरीके से अपने बॉन्डिंग होती है और इनकी जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने पढ़ा कि दो तरह की इसकी जो हाइब्रिडेशन हो सकती है, D2sp3 और sp3d2, ये हो सकता है। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है, तो इसमें क्या होना चाहिए? एम्प्टी ईजी कक्षक, ईजी ऑर्बिट अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये नहीं है, ईजी ऑर्बिट अवेलेबल नहीं है, ऑर्बिट अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? आपका D2sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? तो sp3d2 होगा। तो ये लिखने से पहले आप इसमें कुछ एक थ्योरी है उसको लिखिएगा। द ईजी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टली अलोंग। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज और चीज बताना देता हूं कि जैसे एक बार इसको लिखिए, द ईजी ऑर्बिटल, द ईजी ऑर्बिटल, ईजी ऑर्बिटल are directed, are directed, are directed along the, along the axis, along the axis, and T2g orbital, and T2g orbital, and T2g orbital are directed in, are directed in, are directed in between the,
बिटवीन द एक्सिस एक्स वाई जेड, इसके बीच में एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। बच्चों समझिएगा ये क्या कहना चाहता है कि जो आपके ईजी ऑर्बिटल होते हैं डी में, ईजी ऑर्बिटल दो कहाँ होते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया कि ये जो मैंने इससे मतलब वीबीटी शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको जो डी ब्लॉक का स्ट्रक्चर मतलब जो इनकी किस तरह से डी ब्लॉक बनते हैं उसके बारे में बताया था, उनकी जो पालियां होती है वो किस तरह से होती हैं। तो मैंने आपको ईजी कक्षक के बारे में बताया था। तो ईजी कक्षक तो क्या होते हैं, इस तरह से बनते हैं आपके, किस तरह से, आपके इस तरह से बनते हैं, और ये आपका ईजी कक्षक होता है। ये आपका होता है डी जेड स्क्वायर, और ये होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर बनता है वो डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मिलके बनता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो जो ईजी ऑर्बिट होते हैं वो डायरेक्ट अलोंग द मतलब अलोंग द एक्सिस होते हैं, मींस कि जो इसके पास जैसे लिगेंड आएगा कोई भी तो सबसे पहले ईजी कक्षक के पास आएगा। किसके पास आएगा, ईजी कक्षक के पास आएगा। ईजी कक्षक के पास आते ही क्या होगी, इनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, और इनकी जो एनर्जी होती है आपकी जो डी एक्स वाई, जो दूसरे टाइप के आपके ऑर्बिटल होते हैं, कौन से होते हैं, इसको छोटा बना रहा हूं बच्चों में, ध्यान से समझिएगा। इस तरह के जो ऑर्बिटल होते हैं आपके, एक यहाँ बना देते हैं इस तरह से, ये आपका डी एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख दीजिए, ये आपका वाई जेड डी वाई जेड, और ये जेड एक्स। तो ये डी जेड एक्स आपका होता है। थोड़ा सा छोटा बनाया है तो आप वीडियो को पॉज करके जूम कर सकते हैं समझने के लिए। तो ये आपका होता है बच्चों तीन जो ईजी कक्षक T2G कक्षक होते हैं वो आपके ये होते हैं, ये तो हो जाएंगे आपके T2G, और ये होते हैं ईजी। इन कक्षकों में डी कक्षकों को बांटा जाता है, ये इस एक तो इस टाइप के ईजी और एक 2G इस टाइप के होते हैं। तो जो आपका लिगेंड आएगा सबसे पहले इनकी तरफ आएगा, तो इनके तरफ आते ही जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं इनको क्या कर देगा, वो एक्साइटेड कर देगा। एक्साइटेड करने से इनकी जो एनर्जी वो बढ़ेगी, इनसे बढ़ेगी, और ये लोअर एनर्जी के और ये हायर एनर्जी के हो जाएंगे, तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी बच्चों। साथ ही इसको नोट कीजिए, इसके आगे कुछ और पॉइंट्स है मैं आपको समझाता हूँ। ईजी और T2G कक्षक आपको समझ में आ गए होंगे। अब D2sp3 कक्षक में ईजी कक्षकों का क्या पार्टिसिपेशन रहता है उसके बारे में समझिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। For D2sp3 hybridization, for D2sp3 ऑक्टाहेड्रल में जो D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं। For D2sp3 hybridization D2sp3 hybridization, the EG orbital should be empty। क्या होने चाहिए, should be empty, खाली होने चाहिए, तभी D2sp3 हाइब्रिडेशन हो सकता है। empty, therefore the metal with empty EG orbitals with always form octahedral complexes। मतलब कि बच्चों किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में आपका ईजी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसे, D2sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए उसमें, और ईजी ऑर्बिट उसमें खाली रहना चाहिए, तो क्या होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ईजी ऑर्बिटल कौन सा होता है बच्चों समझिएगा। यहाँ पे जैसे मैं 3D बना रहा हूँ, 3D में बना रहा हूँ, तो ये जो तीन होते हैं वो तो आपके होते हैं T2G, और ये जो पीछे वाले होते हैं वो होते हैं EG। अगर किसी कंपाउंड में EG कक्षक खाली है तो ये क्या करेगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
कैसे बनाएगा, तो दो कक्षक तो ये यूज करेगा, एक 4s और एक 3, ये तीनों यूज करके ये क्या करेगा 4s 4p और 3d, इसको यूज करते हुए ये क्या बनाएगा आपका D2sp3 हाइब्रिडेशन करेगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसको एक बार नोट कीजिए बच्चों, इसके आगे हम समझते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा अभी तक कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसी कंपाउंड में किस तरह का हाइब्रिडेशन होना चाहिए, तो D2sp3 और sp3D2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। जिसमें हमने पढ़ा कि D2sp3 जो हाइब्रिडेशन आपका होता है उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो Eg ऑर्बिट होता है वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी होगा तभी ये क्या करेगा आपका D2sp3 हाइब्रिडेशन शो कर पाएगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपके जो आपके D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। तो बच्चों जिस भी एटम में या फिर जो भी एलिमेंट है उसमें अगर इस तरह का आपका कोई शो हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन D0 D1 D2 और D3 तक तो ये पॉसिबल है ही बच्चों। D3 तक तो ये क्या करेंगे, मतलब इसमें T2G कक्षक ही भरे जाएंगे, इससे ज्यादा भरे जाएंगे। तो इन सब में इस तरह का जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका उसमें क्या होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इजीली बन जाएगा। इसके अलावा भी बच्चों अगर D4 और D5 भी होता है तो इसमें भी हम पढ़ेंगे किस तरह से होता है, तो ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बच्चों आप इतना समझिए कि अगर कोई किसी कॉम्प्लेक्स के पास D0 D1 D2 और D3 ये अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो उसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता है आपका हाइब्रिडेशन D2sp3 और sp3D2 होता है। और D2sp3 के बारे में हमने पढ़ा, अगर D2sp3 अगर कभी भी अगर हाइब्रिडेशन होगा तो उसमें आपका Eg कक्षक क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट अपन जब क्लास लेंगे उसके बाद इसके एग्जांपल भी करेंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिस कॉन्फ़िगरेशन में ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।